आपका मेज़बान है साम बटालवी। आज हमारे पास अ, सऊदी अरब से जनाब मोहम्मद अशफाक हनीफ साहब तशरीफ लाए हुए हैं, जो एनर्जी एक्सपर्ट है और उनका कोई 34 से 35 साल का तजर्बा है इस शोबे में। आप इनकी नौजवान शक्ल पे न जाइएगा, ये बहुत माशाल्लाह तजर्बाकार और इन्होंने मुख्तलिफ हैसियतों में काम किया हुआ है। वापडा में डिप्टी डायरेक्टर थे जब ये सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी में चले गए और वहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर रहे, जो 99 से लेके अभी तक एज प्रोजेक्ट मैनेजर ही काम कर रहे हैं। और इन्होंने वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट पे बहुत काम किया, जिसमें मुख्तलिफ डैम भी शामिल हैं। फिर मुख्तलिफ सब स्टेशन पे ये ट्रांसमिशन लाइन्स पे काम करते रहे सऊदी अरब में, और अब भी इन्हीं चीज़ों पे ही काम कर रहे हैं। हम इनसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। आपको पता है पाकिस्तान का एनर्जी क्राइसिस साल से चल रहा है, जिसमें मेरा ख्याल है मोर देन 25 ईयर्स हो गए जब से ये हम हर महीना, हर रोज, हर हफ्ता एनर्जी को ही रोकते हैं कि ये बिजली गई, बिजली आई, बिजली कब आएगी। हम इससे ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में बिजली के असल मसाइल क्या है, और उसके साथ ही एक दूसरा सवाल भी लिंक हो जाता है कि हम सस्ती बिजली पैदा करने के काबिल क्यों नहीं हो पा रहे। जी अशफाक साहब, आप थोड़ा बताएंगे हमें। ये दो सवाल हो गए आपसे। ठीक, असल मसाइल क्या और बिजली सस्ती क्यों नहीं हो पा रही। जी जी, थैंक यू वेरी मच इरफान साहब। तो अभी आपने इंट्रोडक्शन में मेरा तारुफ कराया। बेसिकली मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड से चलूँगा। मेरी जो अपनी फील्ड है वो तो वैसे मैंने बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ, और उसके बाद मैंने एमएससी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में की थी, लेकिन मैंने वापस ज्वाइन कर दिया 87 में। और फिर मेरे जैसे आपने बताया कि वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट्स पे काफ़ी एक्सपीरियंस रहा, बड़े बड़े डैम्स पे एक्सपीरियंस रहा। और जब मैं डिप्टी डायरेक्टर था 99 में, तो फिर मैं सऊदी अरब मूव कर गया। और सऊदी अरब में जो है वो मैं सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ। वहाँ भी मैंने सबस्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन के प्रोजेक्ट पे काम किया। अच्छा, आपने जैसे ये कहा कि मतलब ये जो हमारा क्राइसिस है इलेक्ट्रिसिटी का, ये बहुत अरसे से है और अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया। और फिर एक ये भी प्रॉब्लम कि बिजली बहुत महंगी है, इसको क्यों नहीं कर सके, सस्ती बिजली क्यों नहीं मुहैया कर सकते। तो सर बात ये है कि अगर हम बैकग्राउंड पे इसकी जाएँ तो 1960 में हमारा इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान यूएनओ की सरबराही में इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था। उस ट्रीटी के मुताबिक बहुत सारे डैम्स जो हैं वो पाकिस्तान में बने, इरिगेशन सिस्टम डेवलप हुआ। जो डैम्स बड़े बड़े बनाए गए, जैसे आपको पता है वासिक डैम बना था, उसका फिर तरबेला डैम बना था और मंगला डैम बना था। मंगला डैम हमारा 1968 में बन गया था। उसके बाद 74-75 में हमारा तरबेला डैम बन गया था, और तब से लेके आज तक हमारा कोई भी डैम जो है वो नहीं बन सका। उसमें ये है कि जो हाइडल पावर है वो बहुत सस्ती होती है। आज भी अगर हम कंपैरिजन करें हाइडल पावर को हमारी जो थर्मल पावर है उसके साथ, तो हाइडल पावर जो है हमारी तकरीबन आज भी 2 से 3 रुपए यूनिट पड़ता है हमें, जबकि थर्मल पावर की जनरेशन जो है वो हमें 18-20 रुपये पड़ती है। और उसके ऊपर जो टैक्सेस वगैरह गवर्नमेंट के लगते हैं, और जब बिलिंग हमारे पास पहुँचती है तो वो तकरीबन 29-30 रुपये का यूनिट हमें पड़ता है। तो ये बहुत प्रॉब्लम है कि हम हमारी असल में एनर्जी पॉलिसी जो है वो हाइडल से शिफ्ट करके थर्मल पावर की तरफ चली गई। अगर हम हाइडल पावर पे रहते, जैसे कि हमारा तरबेला डैम 74 में बन गया था, वापडा की अपनी प्लानिंग के मुताबिक, उसके बाद कालाबाग डैम बनना था, फिर बाशा डैम बनना था, फिर महमद डैम बनना था, दासू डैम बनना था। उसके अलावा एक मतलब सीरीज ऑफ डैम्स जो थी वो कंस्ट्रक्शन होनी थी उनकी, लेकिन उन चीज़ों को रोक दिया गया। कालाबाग डैम नहीं बन सका, उसको पोलिटिसाइज कर दिया गया। और उसके बाद जितने भी प्रोजेक्ट्स थे हाइडल पावर के वो रोक दिए गए। और उसके बाद हमारी पॉलिसी जो है वो शिफ्ट हो गई टुवर्ड्स आईपीपीज, मतलब जो हमारी थर्मल जनरेशन है उसमें नए नए आईपीपीज आए, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स आए। हमारी गवर्नमेंट्स की जो है वो नए नए कॉन्ट्रैक्ट किए गए हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। अशफाक साहब, तो रोक रहा हूँ मैं। जी जी, मुझे ये बताइए, क्या जियोथर्मल
और सोलर, इससे भी सस्ता नहीं पड़ता? सर उसमें मैं ये आपको बता दूं कि अभी पिछले तकरीबन 5-6 साल पहले तक तो उनकी भी कास्ट काफ़ी हाई थी। राइट। क्योंकि हमारे जो पिछले दौर के आज से 5 साल पहले के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हुए हैं थर्मल जियो थर्मल के, जैसे कहते थे, अभी तक हमारा कोई प्रोजेक्ट नहीं आया, लेकिन सोलर और विंड पावर के प्रोजेक्ट्स हुए थे। उनमें तकरीबन हमारे 9 सेंट से लेके 12 सेंट तक के प्रोजेक्ट्स हैं। सही है। ठीक है, लेकिन आजकल जो है वो काफ़ी सस्ती हो गई है, ऑलमोस्ट 40-50% पे आ गया उसका रेट। तो तकरीबन 3.5 से 4 सेंट तक उसका रेट आजकल चल रहा है। और अगर हुकूमत इसकी तरफ तवज्जो दे, सोलर की तरफ और विंड की तरफ, क्योंकि तो ना हम इसमें ना इसमें हमें आई इम्पोर्ट करना पड़ेगा, जी जी बिल्कुल ना हमारा फॉरेन चेंज आया होगा। बिल्कुल सही है। आप देखें कि हमारे पास ऑलमोस्ट 24 आवर सूरज जो है वो चमकता है, और 12 मंथ्स ऑफ ईयर जो है वो हमारे पास सोलर एनर्जी मौजूद होती है, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि हमारे सोलर फार्म्स जो हैं वो हमारे बहुत सारी ज़मीन जो है वो उसके ऊपर मतलब कई एकड़ रकबे पे सोलर फार्म्स होते हैं, और वो लैंड हम इस तरह बचा सकते हैं। की तरफ स्टेट नहीं जा सकते हैं। नहीं, उसमें हम जो पैनल्स तो ज़ाहिर है वो ज़मीन पे लगेंगे, लेकिन उसमें मैं एक करता चलूँ इजाफा कि आजकल दुनिया जो है वो फ्लोटिंग सोलर पैनल की तरफ जा रही है। फ्लोटिंग मीन के हमारे पास बड़े बड़े रेजर्वायर्स हैं, जैसे तरबेला डैम का रेजर्वायर है, मंगला डैम का बहुत बड़ा रेजर्वायर है, उसके ऊपर हम फ्लोटिंग सोलर पैनल जो है वो लगा सकते हैं। और फ्लोटिंग सोलर पैनल वही काम करते हैं जो हम जमीन के ऊपर जो हमारे पैनल्स होते हैं वही काम करते हैं, और हमारी जमीन भी बच जाएगी, वो ज़रूरी रकबे हमारे तबाह नहीं होंगे, और हम जो है ऑलरेडी रेजर्वायर्स हमारे पास हैं, उन्हीं रेजर्वायर्स के ऊपर हम फ्लोटिंग सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। तो इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। उसके एक और फायदा ये भी है कि चूंकि आपको पता है कि जो हमारे रेजर्वायर्स हैं वो उनका पानी इवेपोरेट होता रहता है, उनकी जब हम सोलर पैनल्स लगा लेंगे, फ्लोटिंग सोलर पैनल, तो रेजर्वायर से पानी भी इवेपोरेट नहीं होगा, और जितना पानी हम बचाएंगे उससे फर्दर हम हाइडल पावर बना सकते हैं। तो उससे हम दो फायदे ले सकते हैं, तो सोलर एनर्जी और फिर हाइडल पावर भी ज्यादा ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी मैंने पहले भी अपने कई कॉलम्स जो लिखे हैं उनमें और जो इंटरव्यूज दिए हैं उनमें हुकूमत को ये तजवीज़ दी है कि वो फ्लोटिंग सोलर पैनल की तरफ आए। उसके अलावा अगर हम विंड एनर्जी की बात करें तो हमारा बहुत बड़े विंड रेजर्वायर्स हैं हमारे पास। जैसे सिंध में भोरू के मुकाम पर बहुत बड़ा विंड रिजर्वायर है, जहाँ पे आजकल हमारे विंड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और तकरीबन 43,000 मेगावाट की कैपेसिटी के हम विंड प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं। जब मुझे कर दीजिएगा, अगर मेरा सवाल कितना हो, पहले जो विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट थे वो सिर्फ उन इलाकों के लिए थे जहाँ रफ्तार हवा की 60 किलोमीटर थी। अब सुना वो 15 पे आ गई है। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। दिन ब दिन जो है वो इसमें जिद्दत आती जा रही है। अब जो टर्बाइंस मौजूदा दौर में बन रही हैं, लेटेस्ट टर्बाइंस में वो बड़ी कम स्पीड एनर्जी पे जो है वो चल जाती हैं। तो डेफिनेटली वो अगर हमारे पास अगर 15 पे हो तो लाहौर भी लग सकते हैं। बिल्कुल लाहौर में भी लगाए जा सकते हैं, बहुत छोटी छोटी जगहों पे भी लगाए जा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने एक सर्वे किया था आज से कुछ अर्सा पहले कि हमारे कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे हम विंड प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, जहाँ पे मतलब साल हर साल पूरे 12 महीने जो है हमें एनर्जी मिलती रहती है। क्योंकि हमारे बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ठीक है कुछ अर्सा तो एनर्जी हमारे पास होती है, विंड एनर्जी। चकवाल की बेल्ट थी जो जी चकवाल की बेल्ट है हमारे पास, बलूचिस्तान का बलूचिस्तान का साहिली इलाका है, सिंध का साहिली इलाका है, और इसके अलावा स्वात में जो हमारे स्वात रिवर के साथ साथ के जो इलाके हैं वहाँ पे हमारी बहुत बड़ी बेल्ट है इसकी। तो ये अगर हम टोटल पाकिस्तान की एनर्जी का दें तो तकरीबन 1 लाख से ऊपर मेगावाट हम विंड एनर्जी से बना सकते हैं। इसी तरह सोलर से कई हज़ार मेगावाट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम वापस हाइडल की तरफ अगर आए तो हाइडल पावर जो है वो भी हमारी टोटल कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 65,000 मेगावाट की है। जो हम जितने भी हमारे रेजर्वायर्स हैं अगर उन पे हम जो डैम्स प्रपोज किए हुए हैं वो डैम्स अगर हम बना लें तो 65,000 मेगावाट की कैपेसिटी हम ले सकते हैं। लेकिन अभी तक हम सिर्फ 9,000 मेगावाट की कैपेसिटी ले रहे हैं मौजूदा डैम से। तो मौजूदा डैम जिनमें तरबेला, मंगला और वार्षिक डैम है, ये बड़े बड़े डैम हैं, बाकी छोटे भी हैं कुछ, लेकिन इन्हीं डैम से हम जो है ना वो तकरीबन 9,000 मेगावाट ले रहे हैं। और अब ये है कि हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है उसकी पॉलिसी थोड़ी सी शिफ्ट नज़र आती है उसमें, वो अब थर्मल से हाइडल की तरफ शिफ्ट कर रही है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे फ्यूचर में इस चीज़ का पाकिस्तान को फ़ायदा होगा
अभी देखें आप, जो मौजूदा डैम जो कंस्ट्रक्शन हो रही है जिनकी, उनमें दासू डैम है, भाषा डैम है, मेहमद डैम है, इसके अलावा कुछ, ये तो 3 बड़े डैम्स हैं। इसके अलावा कुछ छोटे डैम्स जिनमें आज़ाद कश्मीर में कोहाला हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है, आज़ाद पतन है, और तुरंतंगी डैम है सूबा सरहद में, KPK में। तो इसी तरह कुछ और छोटे डैम्स बन रहे हैं। तो ये टोटल कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 14 से 15,000 मेगावाट की है, जो मौजूदा कंस्ट्रक्शन डैम्स है। तो ये सारे जो है तकरीबन 7-8 साल लेंगे, तकरीबन 28 तक हमारे ये डैम्स तैयार होंगे। उसके बाद ये 9,000 और 14,000 ये मिलकर तकरीबन तकरीबन 20,000 के करीब तो है, 20-22,000 के करीब हमारी कैपेसिटी पहुंच जाएगी। तो करना भी यही चाहिए कि हमें आस्ता आस्ता हाइडल पावर की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। थर्मल पावर को जो है वो वक्त के साथ साथ रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि थर्मल पावर जो है वो हमें बहुत महंगी पड़ती है। बहुत शुक्रिया अशफाक साहब आपका। आपने पाकिस्तान के जो बिजली के असल मसाइल हैं उनकी निशानदेही भी कर दी और फ्यूचर की प्लानिंग भी दे दी है कि अगर हम इस तरह कर लें तो हम अपने बिजली के मसाइल पे काबू पा सकते हैं। सर एक मिनट और, एक वो मैं बहुत वेलकम। जी, हम आपको इसके अलावा जो और बड़ा मसला है वो है इम्प्रूवमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम। हाँ वो हमारा जो है बहुत पुराना हो चुका है, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा लाइन लॉसेस होते हैं। हमारी जो बिजली की प्रोडक्शन होती है जब वो सार्फिन तक पहुंचती है तो यहाँ बहुत कम रह जाती है। यहाँ अशफाक साहब अगर मैं ये कहूँ कि जो इन महकमों के चोर बैठे हुए हैं, जो लुटेरे बैठे हुए हैं, वो आपकी बिजली चोरी करके लाइन लॉसेस में डाल रहे हैं तो उसका क्या बिल्कुल जवाब है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एक सर्वे के मुताबिक जो इंटरनेशनल एजेंसीज ने सर्वे किया था, उसमें हमारे तकरीबन सिंध के इलाके में 35% तक लाइन लॉसेज है। और वो लाइन लॉसेज नहीं है, वो एक्चुअली उनमें ऑलमोस्ट कहने के लाइन लॉसेज तो 10-11% से ज्यादा नहीं होते, बाकी वो चोरी ही होती है। इसी तरह KPK के और बलोचिस्तान के लातादाद इलाके ऐसे हैं जो बिजली का बिल कभी देते ही नहीं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो और ये ऐसे और यहाँ भी ये सूरत हाल है कि वापडा ने खुद तस्लीम किया, नेपरा ने तस्लीम किया कि हमने ओवर बिलिंग की है, बिल्कुल सही है। लेकिन उसकी प्रोडक्शन का कोई इंतजाम नहीं। हाँ, उसकी वजह यही है कि जब चोरी होती है, लाइन लॉसेज होते हैं, आखिर वो कहीं ना कहीं तो पूरे होने हैं। वो जो सार्वजनिक जो बिल बेखत हैं वो फिर उन्हीं पे नजला गिरता है। तो ये मतलब हुकूमत को इनको इसकी तरफ ईमानदारी बहुत की ज्यादा, सजा दी जाती है उन्हें। जी जी जी, ठीक है। ईमानदारी की सजा दी जाती है। हुकूमत को इस तरफ सोचना चाहिए, इनको ये इम्प्रूवमेंट की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, सिस्टम इम्प्रूवमेंट की तरफ और ये चोरी रोकने की तरफ। तो इंशाल्लाह काफी बेहतरी आ जाएगी सिस्टम में इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अशफाक साहब आपका। और हमें यकीन है कि हमारे इस प्रोग्राम के बाद हुकूमत पाकिस्तान और जो बिजली पैदा करने वाले इदारे हैं वो थोड़ी सी तवज्जो इधर भी दे देंगे कि कुछ आवाम के लिए भी करते हैं। ये ना हो कि सिर्फ चोरी कराते कराते आप इन आवाम को रोशनियों से भी महरूम करते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आप इसको देख के, इस प्रोग्राम को देख के आप भी अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे कि जो अशफाक साहब ने कहा हुकूमत उस पर क्यों नहीं अमल करती। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।